आज मैं आप लोगों को ब्लेंडर डाउनलोड करना सिखाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से ब्लेंडर को डाउनलोड करके रखा है। तो आपको डाउनलोड करने के लिए कोई सा भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना होगा। तो मैं ब्रेव ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप ब्रेव खोलेंगे तो फिर आपको सबसे पहले सर्च करना होगा ब्लेंडर। आप सर्च करेंगे ब्लेंडर। जैसे आप ब्लेंडर सर्च करेंगे आपके सामने ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप डाउनलोड करने के लिए ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको सबसे पहले उसका वर्जन दिख जाएगा। जैसे कि अभी ब्लेंडर का 5.2 वर्जन आ रखा है। तो जब आप करेंगे तो फिर वर्जन चेंज भी हो सकता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको इसको डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप नीचे की साइड स्क्रॉल करके यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा। तो इस पेज पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन होगा। आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं विंडो यूज़ करता हूँ तो मैं विंडो से डाउनलोड करूँगा, और अगर आप मैक या लिनक्स यूज़ करते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करेंगे, और जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप थोड़ी देर में आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी कुछ इस तरीके की। अभी नहीं आ रहा है इस तरीके की। तो आप सेव का बटन दबा करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आपके लैपटॉप कंप्यूटर में ब्लेंडर डाउनलोड हो जाए तो आप ब्लेंडर को ओपन करेंगे। जैसे आप ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो फिर आपके सामने एक ये स्क्रीन आ जाएगी। इसको हटाने के लिए आपको कुछ नहीं, अपनी स्क्रीन पे किसी भी जगह पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप जब पहली बार ब्लेंडर को खोलेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये 3D मॉडलिंग का सबसे अच्छा और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप 3D एनिमेशन, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटनिंग और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप ब्लेंडर में पहली बार आएंगे तो आपको इस साइड कुछ टूल दिखेंगे, और ऊपर साइड एक इसको बोलते हैं टूल बार। और आपके सामने आप सोचेंगे ये सब क्या चीज़ें हैं, बट मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी सबसे पहले ब्लेंडर खोलेंगे तो आपके सामने डिफ़ॉल्ट 3 चीज़ें होंगी, एक क्यूब, एक लाइट और एक कैमरा। तो लाइट और कैमरा के बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो अभी हमको लाइट और कैमरा को कुछ काम है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि अभी हम इन दोनों चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हटाने के लिए आपको सेलेक्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट रहेगा जब आप पहली बार इसको खोलेंगे। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो चुका है। इसका मतलब ये सेलेक्ट हो चुका है। और अगर आप एक एक चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं तो जैसे मैं लाइट को सेलेक्ट किया, उसके बाद आप अपने माउस पे राइट क्लिक करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। और आप एक और तरीका होता है इसको डिलीट करने का कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपने कीबोर्ड पे एक्स दबाएंगे, और जैसे ही आप एक्स दबाएंगे आपके सामने एक बार पॉपअप आएगा। ये आपसे पूछेगा कि आप इसको सही में डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अब हमारे पास सिर्फ ये क्यूब बचा है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो लाइंस दिख रही हैं ये लाइंस क्या हैं। तो इनको एक्सिस बोलते हैं। ये जो रेड कलर की दिख रही है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वाई कलर से दिख रही है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और इसमें एक और एक्सिस होती है जो कि जेड एक्सिस होती है। सो सबसे पहले मैं आपको इन टूल्स के बारे में बताना चाहूँगा। सेलेक्ट टूल, इस जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रखा है। अब मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करना चाहूँगा तो फिर मैं इस क्यूब पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इस क्यूब के साइड में एक आउटलाइन, ब्लू कलर की आउटलाइन हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट अब सिलेक्ट है। ऐसे ही आप इससे अलग अलग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब दूसरा टूल है हमारा कर्सर। तो कर्सर एक तरीके से आपको ये जो क्यूब के बीच में सर्कल टाइप का दिख रहा है, इसको कर्सर बोलते हैं। और इसका वर्क क्या होता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इस कर्सर को मैंने यहाँ ड्रैग किया। अब मुझको कोई सा और ऑब्जेक्ट ऐड करना है इसमें। तो ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऐड पे जाते हैं। ऐड पे जाने के बाद यहाँ मैश दिखता है, इस पर हम जाते हैं। और जैसे कि मुझको एक यूवी स्फीयर ऐड करना है, तो मैं यूवी स्फीयर पे ऐड किया। और जैसे मैं यूवी स्फीयर पे ऐड किया, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जहाँ पे कर्सर था उसी जगह पे हमारा ऑब्जेक्ट ऐड हुआ है। तो यही काम होता है कर्सर का, कि जहाँ भी हम अपने कर्सर को रख देते हैं उसी जगह पे ऑब्जेक्ट ऐड होता है। सो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और कंट्रोल Z करके कर्सर को भी उसकी जगह पे डाल देता हूँ। एक सेकेंड, बाय डिफ़ॉल्ट मुझसे सब कुछ आ गया है, तो मैं इसको वापस से डिलीट कर देता हूँ। वेट, कर्सर को मैंने उसकी जगह पे रख दिया और सेलेक्ट बॉक्स पे जा कर के ये लाइट और शिफ्ट दबा के दोनों को एक साथ करके ये हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं मूव टूल की। मूव टूल क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट को मूव करना होगा अपने ब्लेंडर में, तो फिर आप उसको मूव टूल की हेल्प से मूव करते हैं। आप इसको मूव ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और अपने माउस से किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग कर दिया तो ये मूव हो जाएगा। बट जब आप इस ऑब्जेक्ट को किसी स्पेसिफिक एक्सेस में मूव करना चाहेंगे तो वो कैसे होगा, चलिए मैं बताता हूँ। आप अपने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप जी दबाएंगे। जी का मतलब होता है ग्रैब, यानी इस चीज़ को पकड़ लेना। इस ऑब्जेक्ट को मैं ग्रैब कर लिया। अब इस ग्रैब की हुई को मैं कौन से एक्सेस में करना चाहता हूँ मूव। जैसे कि मुझको इसको एक्सेस में मूव करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड पे एक्स दबाऊंगा और अब आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एक्स एक्सेस में मूव हो रहा है। सेम एज इट इज़ अगर आप इसको वाई एक्सेस में मूव करना चाहते हैं तो आप जी दबाएंगे। जी दबा के आप अपने कीबोर्ड पे वाई दबाएंगे, ये हाईलाइट हो जाएगी ग्रीन लाइन और इसका मतलब ये होगा कि अब आप मूव करेंगे तो ये इसी डायरेक्शन में मूव होगा। सेम एज इट इज़ अगर आप जी दबाएंगे, जी दबा के आप सेट दबाएंगे तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ जेड एक्सिस में मूव होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये काम होता है हमारे मूव टूल का। अब रोटेट टूल के बारे में बात कर लेते हैं। रोटेट टूल का काम होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, जैसे मैंने इस क्यूब को रोटेट किया तो ये काम होता है रोटेट टूल का। तो इसी तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अगर आपको इसको रोटेट करना है तो आप आर दबा सकते हैं। आर दबा के आपको जिस भी एक्सिस में मूव करना होगा, जैसे कि मुझको इसको रोटेट वाई एक्सिस में करना है तो मैं वाई दबाऊंगा आर दबा के। अब आप देखेंगे कि ये सिर्फ वाई एक्सिस में मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है। और सेम यही चीज़ आप अलग एक्सिस में भी रोटेट करने के लिए कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान इतना रहे कि जिस भी एक्सिस में आपको रोटेट करना है आप उसको ज़रूर दबाएं। जैसे कि आपको एक्सिस में एक्स एक्सिस में रोटेट करना है तो आप आर दबा के एक्स दबाएं, उसके बाद उसी डायरेक्शन में वो मूव होगा। ओके, अब हम अपने अगले टूल पे आते हैं जिसका नाम है स्केल टूल। स्केल टूल का ये यूज़ होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। स्केल करने का मतलब होता है कि आप उसको बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी शॉर्टकट की होती है एस, तो आप अपने कीबोर्ड पे जब एस दबाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और आप इसको स्केल कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और वही चीज़ जो मैंने आपको अदर टूल्स में बताया कि अगर आपको इसको एक स्पेसिफिक एक्सेस में स्केल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा,
आपको इसको सेलेक्ट करना होगा, एस दबाएंगे आप, उसके बाद जिस भी एक्सिस में आपको इसको स्केल करना है आप वो की दबा देंगे। जैसे कि मुझको इसको Z एक्सिस में स्केल करना है तो मैं Z दबाऊंगा और आप देख सकते हैं ये बीच में एक ब्लू कलर की लाइन आ चुकी है। अब जब मैं इसको अपने माउस से स्केल करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये स्केल हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और यही चीज़ काम करता है हमारा स्केल टूल। अब ट्रांसफॉर्म टूल का वैसे तो इतना यूज़ होता नहीं है, बट इससे आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि जितने भी आपके ये ग्रैब टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल होता है, ये सब एक ही जगह पे आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म टूल को सेलेक्ट किया, अब मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं जो सर्कल वाली लाइंस हैं, इसका मतलब है कि आप इसको इस एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये जो आप ये देख रहे हैं बॉक्स टाइप, इसका मतलब होता है आप इसको स्केल कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन लाइन है इसका वही मतलब है आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको ये और भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। बट जैसे मैंने आपको बताया ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, हम अपने रोटेट टूल, स्केल टूल और ग्रैब टूल से ही काम चला लेते हैं। सो इसका इतना काम नहीं पड़ता है। और एनोटेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ लिखनी होती है तो आप इसको आप पेन टूल समझ सकते हैं कि अगर आपको अपने ब्लेंडर पे कुछ भी लिखना है तो आप इससे लिख सकते हैं। और अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, जिसका नाम है इस मेज़र। इसका क्या काम होता है? इसका ये काम होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में इसको खींचते हैं तो फिर आपको उसका डिस्टेंस और लेंथ और ब्रेथ पता चल जाती है। जैसे कि मैंने इसको इस कोने से रख के इस कोने तक खींचा तो इन दोनों की जो लेंथ है वो है 12.3682 मीटर। इसी तरीके से अगर आपको इसके बारे में जानना है तो ये देखिए आप इसकी हाइट ले सकते हैं कि 5.9036 मीटर, इस तरीके से। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने अभी उसको डिलीट कर दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अलग अलग शेप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं ब्लेंडर में। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट के साथ ए दबाना होगा, यानी शिफ्ट ए। जब आप शिफ्ट ए दबाएंगे तो आपके सामने एक ऐसा विंडो खुल जाएगा। इसमें आपको मैश पे जाना है और मैश पे जाने के बाद आपको ढेर सारे इधर शेप्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल प्लेन, आप प्लेन को ऐड कर सकते हैं। अब इस प्लेन को मुझको स्केल करना है तो मैं एस दबाऊंगा और इसको स्केल कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब मुझको इस स्केल के ऊपर फिर से कुछ ऐड करना है तो मैं वापस से शिफ्ट दबाऊंगा, मैं मैश पे जाऊंगा, मैं क्यूब ऐड कर दूंगा। अब क्यूब आप देख सकते हैं आधा ऊपर और आधा नीचे है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्रैब टूल लूँगा और इसको जेड एक्सिस पे दबा के ऊपर ले आऊँगा कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे नीचे दिख रहा था वो ऊपर आ चुका है। ऐसी इस पर मैं और भी चीज़ ऐड करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यूवी स्पेयर को भी मैं जी दबाऊँगा। जी दबाने के बाद मैं इसको जेड एक्सिस पे ऊपर लाऊँगा कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ही आप और भी शेप्स को ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। और सारी चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करने का एक इजी तरीका होता है, जब आप अपने कीबोर्ड पे एक की को दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट थे वो सब एक साथ सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इनको डिलीट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे एक्स दबाएंगे और एंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि जितनी सारी चीज़ें थी सब डिलीट हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करके दिखाना चाहूँगा कि जब भी आप ब्लेंडर में आप एक चीज़ देखेंगे कि मंकी मिलता है आपको एक। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि ये देखिए हमारे ब्लेंडर में एक मंकी आ चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि इस मंकी के ऊपर कितनी सारी लाइंस और कितना सब कुछ है, तो इसको हम एक तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। तो उसको स्मूथ करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड, अपने माउस पे राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल रहा होगा शेड ऑटो स्मूथ।
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा स्मूथ हो चुका है पहले से, और जब आप इस पर शेड स्मूथ पे जाएंगे तो अब आप देख सकते हैं ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। सो अब मैं इधर की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊंगा। सो ये हमारा होता है प्रॉपर्टीज़ पैनल। इस पे जो भी आप ऐड करेंगे वो सारी चीज़ें इधर दिखाएंगी। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक मंकी ऐड किया है। ब्लेंडर में मंकी को सुजैन कहा जाता है। सो आप देख सकते हैं। अभी मैं इसमें कुछ और ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी इसमें एक क्यूब ऐड किया, तो आप देख सकते हैं एक क्यूब की प्रॉपर्टी यहाँ आ चुकी है कुछ इस तरीके से। और अगर मैं इसको इस आई पे क्लिक करता हूँ तो ये हट जाएगा हमारे व्यू पोर्ट से कुछ इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। बाकी की क्लासेस में आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा कि आप किस तरीके से आपको मैं अगली क्लासेस में बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने मॉडल्स को तैयार कर सकते हैं। सो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बताना बाकी है। जैसे अभी ये प्रॉपर्टीज़ पैनल बताना बाकी है, तो मैं अगले चैप्टर में आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर भी करें। मैं न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ। सो अभी आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, पर धीमे धीमे जैसे जैसे मेरी स्किल अच्छी होगी वैसे वैसे आपको और अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू।